एपिसोड स्टार्ट होता है तो हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है शी और ये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जॉब करने के लिए आती है। इसके ट्रेनी डेज से लेकर प्रोफेशनल डेज तक का सफर दिखाया जाता है जिसमें इसके हमेशा औरों से कम ग्रेड्स आते हैं बेहतरीन होने के बावजूद भी। दूसरी ही तरफ हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है हुजुई। इससे पता चलता है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो भागते हुए उन्हें बचाने जाने लगता है। ये अपने दोस्त सिंह के साथ उस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचता है तो उनकी गाड़ी खाई में गिरने वाली हो रही होती है। तो ये उन्हें बचाने के लिए खुद नीचे आ जाता है और तब पता चलता है कि ये रेस्क्यू टीम से होता है मगर ये बड़े हीरोइक तरीके से उन दोनों मियाँ बीवी को गाड़ी में से बाहर निकाल लेता है। इसका बॉस आकर इस पर थोड़ा सा गुस्सा करता है कि तुमने इतना बड़ा रिस्क खुद से लेने की कोशिश क्यों की, टीम को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, कुछ हो जाता तो। मगर ये काफी चिल होता है कि कुछ हुआ तो नहीं ना। वहाँ शेही का अपना खुद का बॉयफ्रेंड होता है मगर इन दोनों के बीच में बड़े मसले मसाइल होते हैं क्योंकि ये इसे टाइम नहीं देती और अपनी जॉब में ज्यादा मसरूफ रहती है। और उसके बॉयफ्रेंड का नाम होता है पैंग। ये इससे शादी के बारे में बात करता है तो ये इसे हाँ भी कह देती है मगर अचानक इसके मोबाइल पर कॉल आती है और कोई उसे बताता है कि इसके फादर ने काफी पी रखी है और वो तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। तो ये फिर इसे छोड़कर अपने फादर के पास जाने लगती है कि मेरा जाना जरूरी है और ये अपने फादर को घर ले आती है तो इनके हालात देखकर पता चलता है कि ये लोग बहुत गरीब हैं और काफी लोगों से उधार ले रखा है जिससे अभी तक चुकाया नहीं। इसी चक्कर में इसका फादर भी परेशान रहता है और ये भी जॉब्स ढूंढती रहती है। जब ही अपने फादर पे थोड़ा गुस्सा करती है कि आप मेरी परेशानियों में मजीद इजाफा ना करें, आपके वहां तोड़ फोड़ करने की वजह से मुझे और पैसे देने पड़ गए जबकि पिछला उधार भी नहीं चुकाया। तो ये अपनी हरकत पर शर्मिंदा होता है और कहता है कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। मगर शी की लाइफ भी बड़ी खराब चल रही होती है। जब नए मिशन लेने का टाइम आता है तो इसका बॉस इसे कोई मिशन नहीं देता और एक एक करके सारे लोगों को इसकी आंखों के सामने मिशन मिलते रहते हैं और ये अकेली रह जाती है। कोई किसी का बॉडीगार्ड बन रहा होता है तो कोई किसी का, मगर इससे कुछ नहीं मिलता सिर्फ इसके लो ग्रेड्स की वजह से। मगर एक दिन अचानक इसका बॉस इसे मिशन देने के लिए बुलाता है तो ये खुश हो जाती है कि फाइनली मुझे भी मिशन मिल जाएगा। मगर उल्टा हो जाता है, वो उसे सिर्फ लेटर पहुंचाने का काम देता है कि ये इस कंपनी से उस कंपनी पहुंचा दो। इसको गुस्सा आ जाता है कि ये मेरा काम तो नहीं है, वो लोग खुद क्यों नहीं पहुंचा देते। मगर इसका बॉस उल्टा इसे ही सुनाने लगता है कि तुम्हारे ग्रेड्स खराब हैं, शुक्र करो कि तुम्हें ये काम भी मिल रहा है वरना अगले साल भी तुम्हारी यही प्रोग्रेस रही तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। इसीलिए जबरदस्ती इसे के लेटर पहुंचाने का काम भी करना पड़ा होता है और ये आ जाती है उस बिजनेसमैन की कंपनी में उस लेटर पर साइन करवाने के लिए। तो वहाँ लिफ्ट में और हर जगह इसे एक आदमी नजर आता है जो कि इसे काफी मशकूक लग रहा होता है कि इसमें कुछ मसला है और सच में उस आदमी में कुछ मसला होता है। वो इस कंपनी के बॉस को मारने के लिए आया होता है। शी जब साइन करवाकर वापस जाने लगती है तो इसकी नजर उसी मशकूक आदमी पर पड़ती है कि इसने हुलिया क्यों चेंज कर लिया। मगर फिर भी ये ज्यादा ध्यान नहीं देती और जाने लगती है और वहां पता चलता है कि इस कंपनी का बॉस असल में वो जुई का फादर होता है। अपने बेटे से कॉल पे बात कर ही रहा होता है कि अचानक वही मशकूक बंदा इसके पास आ जाता है। वो जुई का फादर उसे देखकर डरने लगता है जिससे पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और वो आदमी इसे अपने बदले के चक्कर में मारने आया होता है। कोई पर्सनल दुश्मनी होती है। हु जुई वहाँ कॉल पर परेशान हो जाता है कि वहाँ क्या हो रहा है, कौन है वो बंदा। जब इसे जवाब नहीं मिलता तो तुरंत आने लगता है मगर ट्रैफिक में फंस जाता है। वहाँ शी को भी कुछ गड़बड़ लग रही होती है इसलिए वो नहीं जाती और वापस आ जाती है। हु जुई का फादर भी चालाकी करता है और कमरे के शटर को खोल देता है ताकि बाहर वाले भी इसकी सिचुएशन को देख सकें जिससे सबको दिख जाता है कि अंदर क्या हो रहा है। मगर ये बात उस आदमी को पता चल जाती है इसीलिए वो फौरन शटर बंद करवाता है और उस पर चाकू रखकर खड़ा हो जाता है कि अब कोई होशियारी करी तो छोड़ूंगा नहीं। अब ये इन लोगों से करोड़ों पैसे अपने बैंक अकाउंट में डलवाने को कहता है कि मुझे पैसे दो तभी मैं ऐसे छोड़ूंगा। तो ये लोग पैसे देने भी लगते हैं मगर शी इन्हें रोक लेती है और बताती है कि मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हूँ और इन्हें बचा सकती हूँ, मुझ पर भरोसा रखो और मुझे अंदर जाने दो। इतने में हु जुई भागता हुआ अंदर आता है और अपने फादर की ये सिचुएशन देखकर डायरेक्ट रूम के अंदर जाने लगता है। अगर शी उसे रोकने लगती है तो रुकता नहीं है, इसीलिए वो इसे उठाकर फेंकती है ताकि ये इसका बना बनाया खेल ना बिगाड़े। वो भी कहता है कि आखिर ये है कौन। तो ये लोग इसकी बात मान लेते हैं और ये किसी तरीके से वर्कर बनकर अंदर जाती है। ये झूठ बोल के कि हु जुई के फादर को हार्ट प्रॉब्लम है इसीलिए इन्हें फौरन दवाई की जरूरत है वरना इन्हें कुछ हो जाएगा। तो वो आदमी भी डर जाता है कि ठीक है तुम दवाई दे सकती हो, मगर कोई होशियारी नहीं। वो भी उसके सामने फुल डरने की एक्टिंग कर रही होती है मगर जैसे ही उसके पीछे जाती है तो तुरंत उसे पकड़ लेती है और हु जुई के फादर को उसके पास से हटाती है, ऐसा मारती है कि वो दोबारा उठने के काबिल नहीं रहता। इतने में सारे गार्ड्स वगैरह आकर उसे पकड़ लेते हैं तो बिना किसी से कुछ बात किए वो वहां से निकल लेती है।
किसी को उससे थैंक्स कहने का मौका भी नहीं देती। मगर इस चक्कर में लेटर पहुंचाने का टाइम इसका चला जाता है और बॉस इस पर भड़क रहा होता है कि तुम ये काम भी ठीक से ना कर सकी और बड़े बड़े मिशन लेने की बातें करती हो, और सजा के तौर पर 1 महीने की जॉब से उसे फारिग कर देता है कि 1 महीने तक तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा। वहाँ हुजवी के फादर की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, इसीलिए इन्हें हॉस्पिटल ले आया जाता है। और पता चलता है कि इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद भी हुजवी अपने फादर का बिजनेस नहीं संभालता और इधर उधर छोटी मोटी जॉब्स करता फिरता है। इसीलिए ये इसे डांट रहा होता है कि मेरे पास सब कुछ तुम्हारा ही तो है, इसीलिए अब तुम इस कंपनी पर ध्यान दो। फादर थोड़ा बहुत अपनी तबीयत को लेकर इसे इमोशनल करता है और मना लेता है। दूसरी तरफ अचानक शी के पास अपने बॉयफ्रेंड पैंग का मैसेज आता है, और वो भी ऐसे कि जैसे वो किसी और को मैसेज कर रहा हो और गलती से इसे आ गया कि मैं तुम्हारा कब से होटल में वेट कर रहा हूँ, तुम अभी तक आई क्यों नहीं, माई लव और किसी और लड़की का नाम लिखा होता है। ये शौक हो जाती है कि ये क्या चक्कर है, और तुरंत उस होटल जाने लगती है। और वहाँ हू जुई की कोई गर्लफ्रेंड होती है जो कि आज ही के दिन उसे डम करके चली जाती है, उसके मुंह पर शादी का कार्ड थमा के। ये शौक खड़ा रहता है कि क्या इस लड़की ने मुझे डम कर दिया, क्या ये ब्रेकअप करके चली गई। और उधर पैंग किसी और लड़की के साथ होटल में होता है और तब इसका ध्यान शी को भेजे मैसेज पर जाता है, तो इसकी हालत ऐड हो जाती है कि ये मैंने क्या कर दिया। और एकदम से शी इसके होटल रूम के बाहर आ जाती है और बेल बजाने लगती है। तो ये डर के मारे न खुद दरवाजा खोलता और ना ही अपनी गर्लफ्रेंड को खोलने देता। तब इसकी गर्लफ्रेंड को भी पता चल जाता है कि इसने शी के साथ ब्रेकअप नहीं किया, क्योंकि इसने यही कह के इसके साथ रिलेशन किया था। तब पैंग बताता है कि ये ब्रेकअप करना चाहता था, मगर शी ताइक्वांडो मास्टर है, इसका बुर्ता बना देगी अगर उसे पता चल गया कि मैंने उसे धोखा दिया। मगर शी समझ जाती है, इसीलिए रूम की चाबी लेकर रूम के अंदर घुस जाती है। जैसे ही रूम में आती है पैंग रूम से फरार हो जाता है, मगर वो लड़की तो वहीं मौजूद होती है और वो पैंग को खिड़की से भागता हुआ पकड़ भी लेती है। वो वहीं लटका हुआ होता है और ये सिचुएशन हू जुई भी देख लेता है, और पैंग को पकड़ने के लिए वो उसी की गाड़ी पर कूदती है, जिसकी वजह से हू जुई और इन दोनों का पीछा करता है। हू जुई शी के पीछे, शी पैंग के पीछे, और पैंग अपनी जान बचाने के चक्कर में भाग रहा होता है कि इस दौरान जैसे ही हू जुई शी को रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे उठाकर पटक देती है, क्योंकि उसका ध्यान तो इस पर होता ही नहीं है, फोकस तो पैंग पर होता है। पैंग जब झाड़ियों में छुप जाता है तो वहां ये उसे पकड़ लेती है और खूब फूटती है कि मुझे धोखा देने की कोशिश की। हू जुई वहां पहुंच जाता है और वीडियो बनाने की कोशिश करता है इन दोनों की, जब तक शी ने उसका बुर्दा बना दिया होता है कि वो माफिया मांगने पे मजबूर हो जाता है। इतने में शी की नजर हू जुई पर पड़ती है और वो उसका मोबाइल छीनकर अपना नंबर डालकर कहती है कि तुम्हारी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं कर दूंगी। वो कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलना नहीं आता, तो चिल्ला कर कहती है कि नहीं, तो फौरन सीधा हो जाता है कि कोई बात नहीं, नहीं आता तो नहीं आता। जैसे ही वो वहां से जाती है, पैंग तो पतली गली से भाग जाता है और हू जुई बेचारा अपनी टूटी हुई कमर के साथ जा रहा होता है। पैंग को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है और जबरदस्ती उसके अपार्टमेंट चलने की जिद करती है कि तुमने कभी मुझे अपना घर नहीं दिखाया, लेकर चलो। ये भी अपने ब्रेकअप की वजह से रो रही होती है कि उसने मुझे धोखा दे दिया। तो इसकी दोस्त, जिसका नाम होता है कियान, वो इसे समझाती है कि तुम दोनों का 3 साल से रिलेशन है, मगर तुम दोनों में कपल वाली कोई बात नहीं थी, ना एक दूसरे से लड़ते थे, ना एक दूसरे से मिलते थे, महीने महीने बात नहीं होती थी। मगर शी बेचारी बड़ी परेशान हुई भी होती है कि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, ना उधार चुका पा रही हूँ, ना कोई जॉब मिल रही है, और अब ये मुसीबत। अब दूसरी ही तरफ शी पैंग के अपार्टमेंट आ जाती है, तो वो उसकी आवाज सुनकर ही इतना डर जाता है कि उसने दरवाजे में चेन लगाकर रखी होती है ताकि शी अंदर ना आ सके, और उसने शी का सारा सामान अपने अपार्टमेंट से निकाल कर उसके घर भिजवा दिया होता है। मगर वो अपना गोल्ड मेडल लेने के लिए आई होती है, ये बाहर से ही उसे गोल्ड मेडल पकड़ा कर दरवाजा बंद कर देता है। मगर फिर भी शी को पता चल जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी अंदर है, इसीलिए वो क्या करती है कि उसे मजा चखाने के लिए उसके घर के दरवाजे पर एक नया सिक्योरिटी डोर लगा देती है, ये कह के कि ये मेरा घर है। पैंग को भी पता चल जाता है कि बाहर वो क्या कर रही है, मगर उसकी जरा हिम्मत नहीं होती कि आकर उसे रोक सके। उसकी गर्लफ्रेंड उसे मारती रहती है कि जाओ जाकर उसे रोको, वरना वो हमें अंदर बंद कर देगी। मगर वो उसे पिटने के डर से जाता ही नहीं है और वो उस डोर को लॉक करके चली जाती है कि जब तक चाबी नहीं होगी ये दरवाजा कभी नहीं खुल सकता। इसीलिए वो चाबी उठाकर किसी नदी में फेंक देती है और उनको हमेशा के लिए अंदर बंद कर जाती है। और अब जाके इसके दिल को करार आता है। अब दूसरे दिन हू जुई शी को बुलाता है इसकी कार को जो नुकसान हुआ था उसके पैसे देने के लिए, मगर शी के पास उस वक्त पैसे नहीं होते, इसीलिए वो कहती है कि मैं तुम्हें अगले मंथ दूंगी जब मुझे सैलरी मिलेगी। तो वो उसे कहता है कि तुम तो ऐसे अपना नंबर देकर गई थी जैसे आज ही सारे पैसे दे दूंगी, मगर वो इसे इग्नोर कर कर चली जाती है। वो कहता है कि मुझे तो अब तक समझ ही नहीं आ रहा कि उधार इससे मुझे देना है या मुझे इसे देना है, एटीट्यूड तो देखो। अब जब ये वापस जा रहा होता है तो एक बंदा जानबूझकर इसकी गाड़ी के सामने आ जाता है,
जिसकी वजह से हू जुई इसकी गाड़ी पर टक्कर मार देता है। जानबूझकर वो बंदा सीन क्रिएट कर रहा होता है और उससे फाइट करने की कोशिश करता है। हू जुई तो होता ही जज्बाती है, वो फौरन लड़ने लगता है और ज्यादातर उससे पिट रहा होता है क्योंकि इसे इतनी ज्यादा फाइट करनी नहीं आती। इसीलिए उसे बचाने के लिए शी आ जाती है और उस बंदे को सही मारती है कि वो डर जाता है कि ये कौन है भाई। मगर फिर भी हू जुई की जान नहीं छोड़ता और उसे चैलेंज देता है कि या तो कल तुम मुझसे फाइट करो या तो मेरी गाड़ी के नुकसान के पैसे भरो। हू जुई फौरन चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है कि कल हमारी फाइट होगी। अब ये इसके पैसे माफ कर देता है कि तुमने मेरी हेल्प की, तो अब तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए अब हमारा हिसाब बराबर होता है और हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। वो भी कहती है कि हाँ हाँ ठीक है। अब हू जुई के फादर का जो मैनेजर होता है उसका नाम होता है यंग। उसको जिंग हू जुई की फाइट के बारे में बता देता है, तो यंग आकर उसके फादर को बता देता है। ये सुनकर उसका फादर परेशान हो जाता है। इन्हें पता है कि हू जुई कभी इनकी बात नहीं मानेगा और फाइट करने जरूर जाएगा। इसीलिए उसका फादर कहता है कि हमें कुछ और बंदोबस्त करना होगा, उस बंदे को पकड़ो जिसने उसे चैलेंज दिया है। तो यंग उस बंदे को ढूंढ निकालता है और मैसेज करके मिलने बुलाता है और फाइट होने से पहले उसके मुंह में पैसे ठूसता है कि ये लो पैसे और चले जाओ, उससे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बंदा मान जाता है और फाइट के टाइम पर हू जुई के पास नहीं पहुंचता। वो वहां अकेला खड़ा होकर उसका वेट ही करता रहता है। हू जुई की हिफाजत के लिए उसके फादर ने 2 बॉडीगार्ड तक भिजवाए हुए होते हैं जो छुपकर उस पर नजर रख रहे होते हैं। मगर इतने में शी भी हू जुई को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पहुंच जाती है और उन गार्ड्स को देखकर उसे लगता है कि शायद वो हू जुई को नुकसान पहुंचाने आए हैं, तो वो उनसे फाइट करने लगती है। इनकी लड़ाई की आवाज सुनकर हू जुई वहां पहुंच जाता है और शी को देखकर कहता है कि तुम फिर आ गई। तो वो गार्ड्स उसे सच बता देते हैं कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके फादर ने हमें भेजा है। और शी इसकी फिक्र में आई होती है कि कहीं वो उस आदमी से पिट ना रहा हो, मगर इसे नहीं बताती और कहती है कि मैं ऐसे ही आ गई। मगर ये इसे डांट कर भगाने लगता है क्योंकि समझ जाता है कि शायद ये मेरी हेल्प के लिए आई है। तो वो भी कहती है कि ठीक है, अब तुम बुलाओगी भी ना तो भी नहीं आऊंगी। और वहां वो बंदा पैसे लेने के बावजूद भी इन लोगों की जान नहीं छोड़ा होता और यंग को फॉलो करके और उससे पैसे की डिमांड कर रहा होता है। और इतना ही नहीं, हू जुई के घर में भी कोई घुस कर धमकी वाले वर्ड्स लेकर जाता है कि उसका फादर परेशान हो जाता है कि हू जुई ने किन किन लोगों से दुश्मनी कर ली है, क्योंकि घर में घुसने वाला बंदा अलग है और पैसे मांगने वाला अलग। अब बात उसकी जान पर आ जाती है, उसकी जान खतरे में होती है। इसीलिए उसका फादर कहता है कि हम इसे इस शहर से दूर नहीं भेज सकते क्योंकि अभी तो वो वापस आया है। इसीलिए बेहतर है कि उसके लिए किसी बॉडीगार्ड का अरेंज किया जाए। बॉडीगार्ड का कहते ही इसके जहन में सबसे पहले शी ही आती है कि वो एक मैच्योर और बेस्ट बॉडीगार्ड है और मुझे ऐसी ही किसी लड़की की तलाश है जो उसे सुधार भी सके। तो फौरन पहुंच जाता है वो शी के ऑफिस उसे हू जुई का बॉडीगार्ड बनाने के लिए। ये सुनते ही शी तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे तो जॉब की सख्त जरूरत थी और साथ ही उसका बॉस भी सीधा हो जाता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने उस टाइम इनकी जान बचाई थी। मैंने तुम्हें फालतू इतना कुछ सुना दिया। वो अपने बेटे हू जुई की पिक्चर जब शी को दिखाता है तो वो हंस पड़ती है कि ये घूम फिर कर ये मेरे पास ही आ गया। अब दूसरे दिन शी उसके ऑफिस आ जाती है और ऑफिस में भी उसे हू जुई की पर्सनल असिस्टेंट बना दिया जाता है। और ये बात जब उसे पता चलती है तो वो शॉक हो जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो जितना इसे दूर भगा रहा होता है वो उतना ही इसकी जिंदगी में शामिल हो रही होती है। वो कहती है कि तुम्हारे फादर ने मुझे तुम्हारा असिस्टेंट बनाया। तो फौरन अपने फादर से बात करने के लिए जाने लगता है तो उसको पीछे पीछे फॉलो कर रही होती है। वो कहता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। वो कहती है कि यही मेरी ड्यूटी है। वो कहता है कि तुम्हें इस ड्यूटी से फारिग किया जाता है, तुम्हें मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तुम घर जा सकती हो। मगर वो नहीं सुनती और उसके पीछे पीछे आती रहती है। वो अपने फादर के पास आकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है कि आपको मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की इजाजत किसने दी। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरी पर्सनल लाइफ से दूर है। तो इसका फादर भी इसे ठीक ठाक सुनाता है कि तुमने इतने लोगों से दुश्मनी ले ली है कि अब वो तुम्हें मारने पर तुले। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करूं। और अब ये तुम्हारी सिर्फ असिस्टेंट ही नहीं बल्कि बॉडीगार्ड है, तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, तुम्हारे साथ रहेगी। और इसकी एक नहीं सुनता, इसीलिए ये शी को खुद निकालने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि मेरे फादर तुम्हें जितनी फीस देते हैं उससे डबल गुना मैं तुम्हें दूंगा, बस ये नौकरी छोड़ दो। मगर शी के लिए ये जॉब जरूरी होती है, इसीलिए वो किसी हाल में ये छोड़ना नहीं चाहती और कहती है कि तुम मुझे इस जॉब से तभी निकाल सकते हो जब मैं अपनी इस ड्यूटी में फेल हो जाऊं, और मैं कभी नहीं होंगी। तो वो भी इससे एक जंग शुरू कर देता है कि मैं इससे जान छुड़वा कर रहूंगा। वो जुई उसे भगाने के लिए उसे बहुत तंग करता है, उससे कॉफी मंगवाता है एक बार नहीं 50 बार ताकि वो तंग होकर भाग जाए। मगर वो भी पीछे हटने वालों में से नहीं होती। जितनी बार उससे कॉफी मंगवाता है उतनी बार लेकर आती है और एक बार भी इरिटेट नहीं होती। वो कहता है कि तुम इंसान ही हो ना, इतनी चिल कैसे हो सकती हो तुम, और खुद थक हार के बैठ जाता है।
अब अचानक फिर से इनकी गाड़ी के सामने आकर कोई सीन क्रिएट करने लगता है और हू जुई पर अटैक करने लगता है, तो उसे बचाने के लिए शी उनसे बहुत अमेजिंग तरीके से फाइट करती है, जिसे देखकर हू जुई हैरान रह जाता है। अब इतने में वो हू जुई से कहती है कि अपने इन दोस्तों से सॉरी कह देना। वो शॉक हो जाता है कि कौन से दोस्त, कैसे दोस्त। तो पता चलता है कि वो लड़के हू जुई के ही दोस्त होते हैं, इसी ने ही उन्हें सीन क्रिएट करने के लिए बुलाया था। जैसा कि शी ने कहा था कि अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट न कर पाई तो इस जॉब से निकाल दी जाऊंगी, इसीलिए ये सिर्फ इसे निकालने के लिए ये सब कर रहा होता है ताकि इसे रीजन मिल जाए। मगर गेम उल्टा पड़ जाता है और ये बात शी को भी समझ आ जाती है कि वो इसके दोस्त थे, क्योंकि ये उनके पास रेस्क्यू टीम का कार्ड देख लेती है जहाँ पर ये हू जुई जॉब करता है। अब इतने में ही ये ऐसे गाड़ी रुकवाने लगता है कि यहाँ रोक दो, मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो भी बदला निकालने के लिए नहीं रोकती और कहती है कि 5 मिनट में ही हम घर पहुंचने वाले हैं। जो करना है घर जाके करना। वो चीखता चिल्लाता रह जाता है मगर वो एक नहीं सुनती और घर लाकर ही छोड़ दिया जब तक उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। अब इसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये इसी के घर में शिफ्ट हो जाती है। घर में ये अपनी केयर टेकर के साथ रहता है जिसने इसको बचपन से पाला है, इसीलिए अपनी माँ की तरह इसे समझता है। शी आते ही पूरे घर की तलाशी लेने लगती है, हर एक चीज हर एक जगह चेक कर रही होती है कि कहीं किसी ने कोई कैमरा ट्रैकर फिक्स ना किया हुआ हो। और जैसे ही किसी पेंटिंग को छूने लगती है तो वो फौरन आ जाता है कि इस पेंटिंग को हाथ मत लगाना और कहता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो, बॉडीगार्ड हो ना, जो दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाओ। उसकी केयर टेकर उसे डांटने लगती है कि ऐसे कोई बात करता है किसी से। शी घर में कैमरा लगाने की बात करती है ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं, तो साफ मना करने लगता है कि मेरे घर में कोई कैमरा नहीं लगेंगे। मगर उसकी सुन कौन रहा होता है, शी तो अपना ही कर रही होती है। और इसमें केयर टेकर भी शी के साथ मिल जाती है कि जो कर रही है अच्छा कर रही है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रही है कि अगर तुम्हें कोई भी खतरा होगा तो इससे पता चल जाएगा। अब इतने में शी कैमरा लगाने वालों को बुला भी लेती है, तो इन्हें देखकर वो फिर लड़ने लगता है और उन लोगों को भगा रहा होता है। तो उसकी केयर टेकर उसे डांटने लगती है कि उनको उनका काम करने दो, तुम इधर आओ। तो वो आ ही नहीं रहा होता, उनसे बहस में लगा होता है। तो उसकी केयर टेकर कहती है कि मैं 3 तक गिनते गिन रही हूँ, अगर तुम नहीं आए तो अच्छा नहीं होगा। तो वो उनकी बात मान लेता है और रोता हुआ बच्चों की तरह आने लगता है और वो पूरे घर में कैमरास लगा लेती है। तो क्या करता है कि अपने रूम के बाहर वाले कैमरे पर अपने सॉक्स लगा देता है। इसकी हरकतें देख कर तो शी भी हंस पड़ती है। अब शी जब इसकी केयर टेकर से कुछ देर बात करती है तो पता चलता है कि वो क्यों इस पेंटिंग के लिए इतना पोजेसिव है, क्योंकि ये पेंटिंग उसकी मदर की है जिनकी इसके बचपन में कार एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी। अब इतने में शी की मदर उसे कॉल करती है, तो ये अपने फादर को भी फोन पर कनेक्ट कर लेती है ताकि इन दोनों को एक साथ अपनी ब्रेकअप की न्यूज बता दो। ब्रेकअप का बता तो देती है मगर रियल रीजन नहीं बताती और इनके बीच में कोई झगड़ा हुआ होता है जिसकी वजह से इनकी मदर इनके साथ नहीं रहती और अपने मैटर को लेकर बहस करने लगते हैं। अब इतने में शी कैमरास के जरिए देख लेती है कि हू जुई कहीं बाहर जा रहा है, तो खुद भी उसके साथ चलने के लिए खड़ी हो जाती है। वो उसे मना करने लगता है कि देखो रात को तुम आराम से घर में बैठो, और लाख समझाता है, लाख मना करता है कि मेरे पीछे मत आना, मगर शी को कौन रोक सकता है। इसके सामने उसकी जरा नहीं चलती और इसी के साथ गाड़ी में बैठकर अपने दोस्तों से मिलने के लिए आता है। यहाँ कार रेसिंग का मुकाबला हो रहा होता है, जब वहाँ के सारे लोग शी को फोर्स करने लगते हैं कि आप कार रेसिंग करो, तो हू जुई उसे बचाने लगता है। शी कार चलाने लगती है, हू जुई भी इसके साथ बैठ जाता है और इसे ऐसा लगता है कि शी को इस कार की एबीसीडी भी नहीं आती होगी, इसीलिए उसे बार बार कार चलाना समझा रहा होता है कि देखो ब्रेक ऐसे लगते हैं, ऐसे करोगी तो ऐसे होगा। वो कहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो सकते हो। इससे लग रहा होता है कि आज तो इसकी बेइज्जती हो जाएगी क्योंकि शी को गाड़ी चलाना नहीं आती। मगर अचानक ही शी जब गाड़ी चलाती है तो क्या अमेजिंग तरीके से गाड़ी चलाती है, तो सबकी आंखें बाहर आ जाती हैं कि ये तो सच में प्रोफेशनल है। और सबसे ज्यादा तो हू जुई की, वो तो उसे देखता ही रह जाता है, शायद इम्प्रेस भी हो जाता है, इतना कि उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाता है। इसकी गर्लफ्रेंड जिसने इसे डम कर दिया था उसकी कल शादी होती है, तो उसकी शादी में पहुंच जाता है शी और अपने दोस्त जिंग को लेके। उसको बधाई देने के लिए नहीं बल्कि उसकी शादी खराब करने, बदला लेने के लिए आया होता है। शी इनके इरादों को समझ जाती है कि तुम लोग यहाँ क्या करने वाले हो। वो कहता है रुको जरा सब्र करो। जैसे ही शादी होती है तो माइक लेकर ऊपर पहुंच जाता है और जो फिर ये शुरू होता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की इंसल्ट करना, तो रुकता ही नहीं है और इसे क्या क्या नहीं बोलता कि इसके 50 बॉयफ्रेंड्स की जगह मैं आया हूँ इसे शादी की मुबारकबाद देने के लिए। और लास्ट में ये कहकर भागता है कि शादी तुम्हारी हो रही है मगर सबसे ज्यादा खुश मैं हूँ कि मेरी जान छुटी और तुमने इस कूड़े को ले लिया। तो सारे इसको मारने के लिए इसके पीछे आने लगते हैं और शी इसे सबसे बचा रही होती है। पूरी शादी को बर्बाद करके खुशी से भाग रहा होता है और शी इसे बचाकर वहां से निकाल लेती है।
वो जय को शादी से बचाकर बाहर निकाल लेती है और इसको पता था कि ये लोग कोई कांड करने वाले हैं, इसीलिए पहले ही गाड़ी सामने खड़ी करके रखती है। और वहाँ शी का एक्स बॉयफ्रेंड पेंग सबको छोटी छोटी खबर फैलाता फिर रहा होता है इनके ब्रेकअप की, कि शी ने मुझे धोखा दिया। जो सब इसने किया होता है वो सब शी पे डाल रहा होता है। दूसरी ही तरफ जब हू जुई जिम में होता है तो शी भी वही होती है, मगर अचानक इसकी दोस्त कियान की कॉल आती है और वो उससे हू जुई के बारे में पूछने लगती है कि तुम्हारा बॉस कैसा है, तुम्हें परेशान तो नहीं करता। तो शी उसकी बुराई करने लगती है कि बहुत इरिटेट करता है। तो हू जुई का ध्यान अपनी एक्सरसाइज पर नहीं बल्कि उसकी बातों पर होता है और पूछता भी है कि क्या तुम मेरी बुराई कर रही थी। तो वो भी कह देती है कि हाँ कर रही थी। वो हैरान हो जाता है कि इतना भी हॉनेस्ट नहीं होना चाहिए। तो वो अब जाने लगता है चेंजिंग रूम में। तो शी भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। अब इससे पहले कि वो कहता, शी खुद ही कह देती है कि मैं अंदर नहीं आ रही हूँ लेकिन आ भी सकती हूँ अगर तुम्हें कोई खतरा हुआ तो। वो मुस्कुराता हुआ चला जाता है। वहाँ हुई का दोस्त जिंग उसके ऑफिस आता है खाना लेकर उसके लिए। और तभी शी की दोस्त कियान भी वहाँ पहुंच जाती है कि हुई से सामने बात करूंगी शी के हवाले से। तो जब वो उसके ऑफिस आती है तो वहाँ जिंग को बैठा देखकर उसे ही हुई समझने लगती है। तो जिंग भी उसकी गलतफहमी को दूर नहीं करता और हुई बनकर बातें करने लगता है। वो शी के बारे में पूछने लगती है कि तुम्हें वो कैसी लगती है। तो उसकी तारीफों के पुल बांध देता है कि वो बहुत अच्छी है, हर वक्त मुझे बचाने के लिए आ जाती है। मेरा बस चले तो मैं लाइफ टाइम के लिए उसे अपना बॉडीगार्ड रख लूं। कियान खुश हो जाती है कि चलो अच्छी बात है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मगर अचानक ही वहाँ हुई पहुंच जाता है और शी उसे इंट्रोड्यूस करवा देती है कि ये हुई है। ये शौक हो जाती है कि अगर ये हुई है तो वो क्या तमाशा कर रहा था मेरे साथ। असल में कियान अपने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की टीचर होती है, इसीलिए शी के हवाले से रिव्यू मांग रही होती है। कि तुम्हारे दोस्त ने तो कहा है कि तुम शी के साथ बहुत खुश हो, कि उसके साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हो। वो कातिलाना नजरों से जिंग को देखने लगता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। और जो वो शी की शिकायतें शुरू करता है कि ये मेरी एक नहीं सुनती, जबकि इसको अपने बॉस की सुननी चाहिए। मुझे अपनी सुनवाती है और 24 घंटे मेरे साथ घूमती रहती है। कियान कहती है कि ये तो फिर अच्छी बात है ना कि वो अपना काम अच्छे से करे, और उसे अपना नंबर देने लगती है कि अब से तुम्हें शी से जो भी शिकायत हो वो तुम मुझे बता सकते हो। मगर वो अपना नंबर नहीं देता, जिंग का दे देता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि जिंग को वो पसंद आ गई है और उसे सच में आ भी जाती है, उसके पीछे दीवाना हो रहा होता है। मगर हुई उसे समझाता है कि ये तुम्हारी औकात से बाहर है, इसलिए जाने दो। मगर वो नहीं मानता। अब दूसरी तरफ हुई अपने फादर की कंपनी पर ध्यान देने लगता है कि यहाँ तक कि पूरी रात बैठकर प्रेजेंटेशन तक बनाता है। मगर सुबह ऑफिस में आते ही सब पलट जाता है। कोई इसका अकाउंट हैक कर लेता है और उसकी ईमेल पर उल्टी सीधी बातें लिख देता है कि मुझे मेरी कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये देखकर हुई का दिमाग घूम जाता है और जब वो सारे एम्प्लॉयज को अपने खिलाफ बातें करता हुआ सुनता है तो उन पर गुस्सा कर कर चला जाता है और किसी को अपनी बेगुनाही साबित नहीं करता। इसका फादर कहता भी है कि तुम्हें सबको बता देना चाहिए कि तुम्हारा अकाउंट हैक हो गया था। मगर हुई कहता है कि मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाई है वो देखने के बाद सबके मुंह बंद हो जाएंगे और सबको पता चल जाएगा कि मैं काम में कितना सीरियस हूँ। मगर जाहिर है जब लैपटॉप हैक कर लिया तो इसका डिजाइन तो बचेगा नहीं, सबके सामने और गलत साबित हो जाता है जब इसके पास डिजाइन ही नहीं होता। फादर की हट जाती है और वो इस पर यकीन नहीं कर रहा होता। इसे ऐसा लगता था कि ये कंपनी वैसे ही नहीं संभालना चाहता था, तो इसीलिए छुटकारा पाने के लिए जानबूझकर ये हरकतें कर रहा है। पूछ भी चिल्लाता रहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने काम किया था। तो इसका फादर तब तक इस पर यकीन नहीं करता जब तक अपनी आंखों से सबूत नहीं देख लेता। और वो सबूत शी दिखाती है कि ये देखें कैमरे की फुटेज, ये पूरी रात प्रोजेक्ट ही बना रहा था। तब जाकर इसके फादर को यकीन आता है और वो इससे सॉरी कहता है। और डील मिलने की खुशी में ये लोग कल पार्टी प्लान करते हैं। कल पार्टी होती है इसलिए रात को ये इसके रूम में आ जाता है कि कल कुछ अच्छे कपड़े पहन लेना। मगर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो पहले से ही फेस मास्क लगाकर बैठी होती है। तो वो उसकी अलमारी में जैसे ही घुसने लगता है कि मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम्हें कल क्या पहनना चाहिए, तो वो उसे अपनी अलमारी में घुसने नहीं देती और दरवाजा बंद कर देती है। वो कहता है कि आपने बॉयफ्रेंड छुपाया हुआ है अंदर जो ऐसे घबरा रही हो। तो वो उसे भगाने के लिए कह देती है कि हाँ। तो जाने लगता है मगर जाते जाते कहकर जाता है कि कल कुछ अच्छा पहनना, क्योंकि तुम पूरी पार्टी में मेरे साथ घूमती रहोगी। दूसरी तरफ पार्टी में अब इसका फोकस शी पर जाता है और इसे घूर घूर कर देख रहा होता है। वो कहती है क्या देख रहे हो। वो उसके कहने पर तैयार हो जाती है और अच्छी भी लग रही होती है, मगर फिर भी उसे कहता है कि तुम वैसा तैयार क्यों नहीं हुई जैसा कि यहाँ की हर लड़की हुई हुई है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि कोई तुम्हें यहाँ नोटिस नहीं करेगा। वो कहती है कि मुझे किसी को नोटिस करवाना भी नहीं है, वैसे भी मेरा काम तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। और कहती है कि अच्छी बात है, मैं यहाँ का सारा खाना खा सकती हूँ, कोई मुझे नोटिस भी नहीं करेगा। वो कहता है अच्छा, मुझे तो लगा था तुम खाना खाती ही नहीं और फोटोसिंथेसिस पर जिंदा।
खैर जो भी हो, वो प्यारी तो लग रही होती है कि इसकी नजरें नहीं हट रही हो। जुई को उठाकर ले जाता है कि तुम्हारे फादर किसी बड़े बड़े बंदों से तुम्हें मिलवाना चाहते हैं। वो जुई हमेशा ऐसी सिचुएशन से दूर ही भागता था। इसको नहीं अच्छा लगता किसी से मिलना मिलाना, इसीलिए उसने पहले से ही शी के साथ सेटिंग करी हुई होती है कि कभी मैं ऐसी सिचुएशन में फंस जाऊं तो तुम मुझे निकलवा लेना। तो वो उसे कॉल करती है और वो कॉल का बहाना करके वहां से निकल आता है और शी से खुश हो रहा होता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब इतने में शी की नजर यंग पर पड़ती है कि वो किसी और लड़की को देख रहा है और वो भी उसे देख रही है। जैसे ही वो जाती है तो खुद भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। शी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, मगर उसका पर्सनल मैटर समझकर उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। और वहां पता चलता है कि ये यंग की गर्लफ्रेंड होती है। ऑफिस रोमांस पर हुजवी के फादर ने बैन लगाया हुआ होता है, इसीलिए ये लोग अपना रिलेशन सबसे छुपाए हुए होते हैं। मगर सिर्फ यही एक वजह नहीं होती। असल में हुजवी के फादर का सबसे बड़ा दुश्मन ये यंग होता है और हुजवी पर अटैक करवाना, उसके पीछे बंदे लगाना, उसके डिजाइन चुराना, इन सब के पीछे इसका हाथ होता है। ये हुजवी के फादर से किसी बात का रिवेंज लेने आया होता है और इसमें इसका साथ ही इसकी गर्लफ्रेंड दे रही होती है। उधर पार्टी में कोई माँ बेटी आती है जो किसी रईस फैमिली के बेटे की तलाश में होती है ताकि अपनी बेटी के साथ उसे सेट कर सके। और इसकी नजर हुजवी पर पड़ जाती है तो शी से ही उसके बारे में पूछने लगती है कि ये कौन है। झूठ कह देती है कि मैं नहीं जानती इसे। ये नहीं बताती तो आंटी किसी और के जरिए पता लगा लेती है कि ये हुजवी है, इस कंपनी का मालिक। ये सुनते ही इसकी आंखें बाहर आ जाती हैं कि हमारा तो जैकपॉट लग गया, और अपनी बेटी को फुल तैयारी के साथ उसके पास भेज देती है। शी ये सब दूर से देख रही होती है कि वो आंटी क्या क्या हरकतें कर रही है। वो बड़ी चालाकी से उसके बराबर में बैठ जाती है और इधर उधर की बातें करके उससे दोस्ती कर लेती है। मगर इन दोनों को साथ बातें करता देखकर शी जेलस होने लगती है। इसकी शक्ल पर साफ नजर आ रहा होता है। वो लड़की तो इसका सोशल मीडिया का अकाउंट तक ले लेती है। इस लड़की का नाम होता है फैंग। इसकी माँ शी को उसके साथ घूमता हुआ देख लेती है। इसे ऐसा लगता है कि शायद वो उसकी असिस्टेंट होगी, मगर कहती है कि इसने मुझसे झूठ कहा कि वो हुजवी को जानती नहीं है। जिंग की आन को डिनर पर इनवाइट करने के लिए आ जाता है और वो 2 मिनट में मान भी जाती है। इसीलिए वो शौक होता है कि कुछ करना भी नहीं पड़ा और इतनी आसानी से मान गई। मगर इसके पीछे कियान की प्लानिंग होती है। वो समझ जाती है कि ये मेरे चक्करों में है, इसीलिए इसे छुटकारा पाने के लिए डिनर पर अपनी दोस्तों को भी ले आती है और इतना सारा खाना ऑर्डर कर लेती है कि उसकी हालत पतली हो जाती है कि इसका बिल कौन पे करेगा। मगर वेटर बताती है कि बिल पहले ही कियान पे कर चुकी है, जिससे बेचारा शर्मिंदा हो जाता है और कियान ने ये जानबूझकर किया होता है ताकि बता सके कि मेरा और तुम्हारा कोई मैच नहीं है। मगर इन सब के बाद भी जिंग उसका पीछा नहीं छोड़ता और कुछ और समझ रहा होता है कि उसने मेरे लिए बिल पे किया, पहली बार किसी ने मुझ पर खर्चा किया, इसीलिए मैं उसके और पीछे जाऊंगा। की तरफ वही बंदा जो हुजवी को फाइट करने के लिए बुला रहा था, यंग का कजन होता है जिसका नाम होता है हाउ। इसे पैसों की जरूरत पड़ जाती है, इसीलिए इससे कहता है कि हुजवी के फादर से पैसे मांगो। मगर यंग मना कर देता है कि अब हुजवी के साथ बॉडीगार्ड है और इसे भी छुपने का कहता है कि अभी कोई पंगे ना लो। मगर इसे तो पैसों की जरूरत होती है, इसीलिए जब ये लोग शॉपिंग करने के लिए बाहर आते हैं तब भी हाउ वहां मौजूद होता है और शी की नजर उस पर पड़ जाती है। वो बस हुजवी की तस्वीर लेना चाहता है ताकि उसके फादर को भेजकर ब्लैकमेल कर सके। शी हुजवी को इसके बारे में बता देती है और वो इसकी तस्वीर ना ले इसीलिए अवॉइड करके जाने लगती है। लेकिन हुजवी को आ जाता है गुस्सा और वो लड़ने खड़ा हो जाता है उससे कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो और मुंह पर तस्वीरें लेने लगता है। ये लोग वहां सीन क्रिएट नहीं करना चाहते, इसीलिए इसे इग्नोर करके चले जाते हैं। अब हाउ वो तस्वीरें यंग को सेंड करता है और इसे भी धमकी देने लगता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी वरना तुम्हारे राज भी मुझे पता है। इससे हुजवी का नंबर मांग रहा होता है और ये तस्वीरें उसके फादर को दिखाने को कहता है। यंग तो डर जाता है और फौरन इसको हुजवी का नंबर सेंड कर देता है। तो वो हुजवी को फिर से फाइट के लिए बुला रहा होता है और हुजवी मान भी जाता है और इस बारे में किसी को नहीं बताता। मगर शी को इस पर शक हो रहा होता है कि ये कुछ तो खिचड़ी पका रहा है, इसीलिए जब वो उसके फादर से मिलने जा रही होती है तो रिसेप्शनिस्ट से कहकर उस पर नजर रख पाती है। मूजवी के फादर को पता चल जाता है कि हाउ मेरे बेटे के पीछे पड़ा है, इसीलिए शी को उसे प्रोटेक्ट करने को कहता है कि इस हाउ का ये मामला अब खत्म करो। दूसरी ही तरफ बैंग ने जो शी के बारे में गलत रूमर्स फैलाए थे उस बारे में शी के फादर को पता चल जाता है। तो जब वो बात करने के लिए उसके घर आता है तो उसे किसी और लड़की के साथ देखकर हैरान हो जाता है और वो लड़की सारी सच्चाई खुद ही खोल देती है कि ये मुझसे प्यार करता है। शी तो उसे वैसे ही टाइम नहीं देती थी। अब्बा का खून खौल जाता है, वो पैन पर चिल्लाने लगता है कि तुमने मेरे बेटे को धोखा दिया, तब भी तुम्हारा जी नहीं भरा कि उसे बदनाम भी कर रहे हो। और कहता है कि वो सारे र्यूमर्स वापस लो, सबको सच्चाई बताओ कि मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, तुमने उसे धोखा दिया। तो पैंग भी लड़ने लगता है और झूठ बोलने लगता है कि मैंने ये र्यूमर्स नहीं फैलाए, और साथ ही साथ इसकी गर्लफ्रेंड अंकल को बहुत बुरा भला कह देती है।
इनकी लाइफ को लेकर, इनकी शादी को लेकर बहुत बुरी-बुरी बातें करती है कि अंकल को हार्ट अटैक ही आ जाता है। तब इन दोनों की हालत पतली हो जाती है कि ये हमने क्या कर दिया, मगर शुक्र है कि ये एम्बुलेंस बुला लेते हैं। पेंग डर के मारे इनके साथ हॉस्पिटल नहीं जाता और शी का नंबर इन्हें दे देता है। वहाँ हुजवी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और मौका पाकर पतली गली से निकलने लगता है। शी की नजरों से बच बचाकर भाग रहा होता है कि कहीं वो पीछे ना आ जाए। जैसे ही वो ऑफिस से निकलता है, शी देख लेती है कि वो ऑफिस में मौजूद नहीं है, तो फौरन उसे ट्रैक करके उसके पीछे जाने लगती है कि रास्ते में ही इसे अपने फादर के हार्ट अटैक के बारे में पता चलता है। तो बेचारी फंस जाती है कि अब क्या करूं, तो अपने फादर के पास कियाओ को भिजवा देती है। वहां हुजवी अकेला पहुंच जाता है उससे लड़ने के लिए और दोनों एक दूसरे से खूब लड़े होते हैं। दोनों को ये फाइटिंग नहीं आती मगर फिर भी लड़े होते हैं। हाओ उसे उठाकर फेंकता है तो सीधा जाकर कील वाली जगहों पर गिरने लगता है, मगर इससे पहले ही शी वहां पहुंचकर इसे बचा लेती है, वरना इसका काम तो हो गया था। और फाइनली वो हाओ को सही मारती है कि इसने बहुत नाक में दम कर रखा है और बिना देरी किए वहां पुलिस को बुलाकर इसे पकड़वा देती है और अब अपने फादर से मिलने के लिए जा रही होती है। हुजवी को भी इसके फादर की कंडीशन के बारे में पता चल जाता है तो इस पर चिल्लाता है कि तुम्हें मुझे बचाने के बजाय अपने फादर के पास जाना चाहिए था। मगर शी के लिए ये जॉब बहुत जरूरी थी और अपने फादर से मिलने के लिए जब आती है तो उसका फादर खतरे से बिल्कुल बाहर होता है और हुजवी से मिलकर भी काफी खुश होता है। अब कियान हुजवी से अकेले में बात करके शी की प्रॉब्लम्स बताती है कि उसके लिए ये जॉब इतनी जरूरी क्यों है, क्योंकि इसके फादर ने इन्वेस्टमेंट की थी जिसमें इसे नुकसान हो गया और ये लोग उधार में गिर गए। बस उसी को आज तक ये भरने में लगी हुई है और इसे भी समझाती है कि तुम उसे जॉब से ना निकालना वरना फिर उसे कोई और जॉब नहीं मिलेगी। ये इससे पूछने की कोशिश करता है कि उसका कितना उधार है मगर ये नहीं बताती। ये सुनने के बाद इसका दिल शी के लिए पिघल जाता है। अब शी हुजवी से कहती है कि 2 मिनट मुझे फादर से और मिलने दो फिर हम घर चलते हैं, मगर हुजवी इसकी परवाह करने लगता है कि इसको अपने फादर के साथ यहाँ रहना होगा, इसीलिए खुद भी उसके साथ यहीं रुकने की बात करता है, क्योंकि अगर मैं घर चले जाऊंगा तो मुझे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ये यहाँ चैन से नहीं बैठ पाएगी। शी इसकी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो यहाँ रुकना चाहती थी। उसके अल्फाज खत्म हो जाते हैं, इतना खुशी से उसे देख रही होती है। अब शी का फादर बैंक के बारे में बात कर रहा होता है कि उसने जो गलत अफवाहें फैलाई शी के बारे में, और शी ये सारी बात बाहर खड़ी सुन लेती है और साथ ही हुजवे भी, मगर वो अपने फादर से इस बारे में कोई बात नहीं करती। हाँ, ये दोनों उन्हीं के रूम में बेड अरेंज करके सो रहे होते हैं। शी का फादर हुजवी से खुश हो जाता है कि ये कितना अच्छा लड़का है। हुजवी शी के लिए आज रात फिर उसके फादर के साथ ही रुक जाता है। वो कहती भी है कि इसकी जरूरत नहीं है, हम चल लेते हैं, मगर वो नहीं सुनता और कहता है कि तुम्हारे फादर को तुम्हारी जरूरत है। शी कहती है कि तुम कब से इतने समझदार हो गए। अब जब शी का फादर हुजवी की मदद करवाने लगता है तो उन्हें बेड से उठने नहीं देता। उसका अच्छा बिहेवियर देखकर शी खुश हो जाती है। उसमें शी की मदर उससे मिलने के लिए आती है तो हुजवी भी उनसे आके मिलने लगता है। हुजवी को देखते ही वो उसे अपना दामाद मान लेती है। इनको पहली नजर में ही पसंद आ जाता है वो अपनी बेटी के लिए। तो हुजवी भी उसकी मदर को चॉकलेट्स ले जाकर देने ही लगता है, मगर उससे पहले ही वो जा चुकी होती है। शी खुश हो जाती है देख के कि वो मेरी मदर को अहमियत दे रहा है और बातों ही बातों में अपने फादर और मदर की डिवोर्स के बारे में भी बता देती है। वो उसको हंसाने के लिए ऐसी पॉइंट मारने लगता है कि तुम्हारी मदर तुमसे ज्यादा प्यारी है, तुम अपनी मदर पे कहीं से नहीं गई। मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चॉकलेट्स ले जाती है उठा के। वो हैरान हो जाता है कि इतना कुछ कहने के बावजूद भी चॉकलेट्स ले गई। दूसरी तरफ फैंग बारिश होने की वजह से अपने घर नहीं जा पाती तो फौरन ल्यू को कॉल करके उससे मदद मांगने लगती है और वो उसके लिए होटल रूम बुक करवा देता है। अब वो दोनों जैसे ही रूम के अंदर जाते हैं तो शी अंदर नहीं आती और बाहर खड़ी हो जाती है। वो जो ये नोटिस कर लेता है कि वो अंदर नहीं आई तो फौरन रूम का दरवाजा खोल के उसे दरवाजे के पास खड़ा कर देता है कि यहीं खड़ी रहो ताकि इसे कुछ गलत ना लगे इनके बारे में। और एक दिन के लिए फैंग के लिए ये रूम बुक करवा देता है और उससे जान छुड़वा कर चला जाता है। असल में ये फैंग की हेल्प इसलिए कर रहा होता है क्योंकि ये उस पर कर्ज खा रहा होता है, क्योंकि उसने इसके सामने अपनी गरीबी का बड़ा रोना रोया होता है। दूसरी तरफ फैंग को दिखाते हैं और उसकी एजेंट को दिखाते हैं जिसे हम उसकी मदर समझ रहे थे, वो असल में उसकी मदर नहीं होती। वो सिर्फ उसकी एक एजेंट होती है जो उसे एक्टिंग में रोल्स प्रोवाइड करती है। दूसरी तरफ जिंग कियान के क्लोज रहने के लिए उसकी एकेडमी ज्वाइन कर लेता है। वो उसे आज क्लियरली कह देती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, इसीलिए मेरे पीछे वक्त बर्बाद करना छोड़ दो। मगर वो ढीठ होता है, वो नहीं सुनता और हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है। वहां सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर अपने प्यार का इजहार करने लगता है। वो ही वहां से भाग जाती है। फिर क्लास में भी उसके पीछे पड़ा रहता है तो बदला निकालने के लिए वो कहती है कि बहुत शौक है ना क्लास ज्वाइन करने का, अब मैं बताती हूँ। सारी प्रैक्टिस उसी पर कर रही होती है, उसे उठा उठा कर फेंक रही होती है, सारा बदला निकाल लेती है। जब इससे पिट कर वो वापस घर आता है
तो उसी केयर करने के लिए वावा आ जाती है। अब दूसरी तरफ फैंग हुजुई को दोबारा मैसेजेस करने लगती है कि तुम इतने दिनों से मुझसे बात नहीं करे, कहीं तुम मुझे इग्नोर तो नहीं करे। इसीलिए वो आ जाता है उसके लिए गिफ्ट खरीदने और बहुत ही महंगा नेकलेस उसके लिए खरीद रहा होता है। मगर टेस्ट वो शी पर कर रहा होता है और एकदम से शी को क्लियर करना शुरू कर देता है कि ये गिफ्ट वो फैंग को क्यों दे रहा है, कि वो बेचारी बड़ी उदास है, हमने उस टाइम भी उसकी हेल्प नहीं करी थी, इसीलिए मुझे उसे गिफ्ट देना चाहिए सॉरी बोलने के लिए। शी हंसने लगती है कि तुम मुझे क्लियर क्यों करो, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि एक्सप्लेन कौन कर रहा है, मैं तो तुमसे चैट कर रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। वैसे भी 24 घंटे तुम ही तो मेरे साथ घूमती रहती हो। अब एकदम से किसी नए बिजनेसमैन की एंट्री हो जाती है जिसका नाम होता है लानकी। ये शी का पुराना फ्रेंड होता है, मगर काफी दिनों से इसको शी का कुछ अता पता नहीं होता, इसीलिए उसके फादर का नंबर किसी तरह ढूंढ निकालता है कि अचानक वहां पर शी से मिलने लैनकी पहुंच जाता है। वो उसे देखकर उससे बातें करने वहीं बैठ जाती है कि हम इतने सालों बाद मिले। वो बता देता है कि तुम्हारे फादर ने मुझे तुम्हारे बारे में और तुम्हारी सारी परेशानियों के बारे में सब बता दिया। साफ उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम ये जॉब छोड़ दो और मेरी बॉडीगार्ड बन जाओ। इन दोनों को हंसता हुआ बातें करता देखकर हूँ जुबी की जलने लगती है, क्योंकि वो 15 मिनट से उनको बातें करता हुआ नोटिस कर रहा था कि आखिर इनके बीच में क्या बातें चल रही। इससे रहा नहीं जाता और फौरन पहुंच जाता है उसे भगाने। शी को कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो वो फौरन उठ खड़ी होती है कि कहाँ जा रहे हो, मैं भी आती हूँ। और इतने में वो हुजुई को लानगी से मिलाने लगती है। वो ये कहकर उसे भगा देता है कि मुझे काम से बाहर जाना है, इसीलिए लानकी चला जाता है। अब शी कहती है कि कहाँ चल रहे हैं, चलो। तो कहता है ऑफिस में। वो हैरान हो जाती है कि वो वापस अपने रूम में जाकर बैठ जाता है। सारे लोग लानकी के दिए हुए फूल की तारीफ करने लगते हैं, तो जेलिसी में सब पर चिल्लाने लगता है कि क्या तुम लोग फारिग हो, कोई काम नहीं है, और गुस्से में रूम में जाकर बैठ जाता है। और तब भी नहीं रुकता, शी को कॉल करके लानकी की बुराई करने लगता है। कोई ना कोई पॉइंट उठाकर उसमें खामियां निकाल रहा होता है कि देखो ऐसे लड़के अच्छे नहीं होते, तुम कोई बेटर डिजर्व करती हो। और इसकी जेलसी यहाँ खत्म नहीं होती, पूरा टाइम चलती रहती है। उसके बारे में रिसर्च तक करने बैठ जाता है और शी से कहता है कि ये फ्लावर उठाकर बाहर फेंक दो, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। उसके दिए हुए फ्लावर्स में भी 50 नुक्स निकालने लगता है। इसीलिए इसकी केयर टेकर इसे जाने को कहती है कि अगर तुम्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रही तो दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाओ। और रात को भी उस पर नजर रखने के लिए आ जाता है कि कहीं वो लानकी से बात तो नहीं कर रही, क्योंकि वो हंस-हंस कर अपने मोबाइल को देख रही होती है, तो फ़ौरन उसका मोबाइल छीनने लगता है कि ऐसा क्या है मोबाइल में जो तुम हंस रही हो। और जब छीन कर उसका मोबाइल देखता है तो वो अपने बचपन की फोटोज देख रही होती है जो कि उसे लानकी ने ही भेजी होती है। पहले तो वो पिक्चर्स देखकर बहुत खुश हो रहा होता है, मगर लानकी ने भेजी है ये सुनकर मुंह बना लेता है। अब दूसरे दिन वो शी के साथ फैंग से मिलने आता है उसे वही नेकलेस देने के लिए। वो सबके सामने उसको इतना महंगा नेकलेस गिफ्ट करता है तो सबकी आंखें बाहर आ जाती हैं, यहाँ तक कि उसके डायरेक्टर की भी। वो गिफ्ट देकर चला जाता है तो सारी लड़कियां हू जुई को उसका बॉयफ्रेंड समझने लगती हैं, मगर जलने लगती हैं फैंग से। इसीलिए फैंग और झूठ बोल देती है कि हू जुई इसका सिर्फ बॉयफ्रेंड ही नहीं बल्कि फियांसी है। ये दोनों जल्द शादी करने वाले हैं, उसने प्रपोज भी कर दिया है मुझे। ये सुनकर डायरेक्टर इतना खुश हो जाता है कि फैंग को लीड रोल दे देता है कि अब से तुम मेन हीरोइन होगी, और साथ ही साथ इसे हू जुई के साथ शादी की शॉपिंग करने को कहता है कि हम वो भी रिकॉर्ड करेंगे। इसका झूठ इसे भारी पड़ जाता है, ये सर पकड़ लेती है कि अब मैं क्या करूं, कैसे उसे इस शूट में लेकर आऊं। और ये इसे बुला भी लेती है ऐसी झूठ कह के कि मेरी ड्रेस सेलेक्ट करने में मदद कर दो, ये मेरी शूटिंग का हिस्सा है इसलिए हम रिहर्सल कर रहे हैं। मगर हुजूई परेशान हुआ हुआ होता है कि अगर शूटिंग उसकी हो रही है तो ये मेरे मुंह पर क्यों कैमरा लेकर खड़े हुए। वो ड्रेस ट्राई करने के लिए चली जाती है और शी और हुजूई परेशान खड़े होते हैं कि हुजूई शी को भी ड्रेस लेकर उसके पीछे भेज देता है। अब शी जैसे ही उसके पास आती है तो उसे कॉल पे बात करता हुआ सुन लेती है। वो अपनी सारी प्लानिंग के बारे में कॉल पर बात कर रही होती है कि अगर हुजूई को सच पता चल गया कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ तो वो मुझे छोड़ देगा। इतने में शी उसे आवाज देकर ड्रेस देने लगती है, तो इसकी हालत पतली हो जाती है कि कहीं शी ने इसकी सारी बातें सुन तो नहीं ली। और उधर हुजूई के मुंह पर वो कैमरा लेकर बैठा हुआ होता है। वो कहता है कि खुदा के लिए बैठ जाओ, जिसकी शूट करनी है उसकी करो ना, मेरी क्यों कर रहे हो। तो ये कैमरामैन इसे खुद सच बता देता है कि क्या मतलब है, आप उनके होने वाले फियांसी हैं, आपकी नहीं बनाएंगे तो किसकी बनाए। ये शौक हो जाता है कि हैं ये तुम्हें किसने कहा। तब फैन का सारा सच सामने आ जाता है कि वो हर जगह यही बताती फिर रही है कि आप उसके फियांसी हैं और तुम्हारी ही तो यहाँ शादी की शूट हो रही है। ये सुनते ही वो गुस्से में उठ खड़ा होता है और शी को लेकर जाने लगता है कि इतना बड़ा धोखा, चलो यहाँ से। और साफ मना कर देता है कि मैं कोई उसका मंगेतर नहीं हूँ। कि जब तक फैंग नीचे पहुंचती है तब तक सारे जा चुके होते हैं और वो कैमरामैन सारी सच्चाई इसके डायरेक्टर को बता देता है कि डायरेक्टर खड़े खड़े उसे सीरीज से निकाल बाहर करता है।
कि तुम्हें लीड रोल क्या, तुम्हें कोई रोल नहीं मिलेगा। 1 मिनट में सारी चीजों से हाथ धो बैठे और फैंग को सुनाने के लिए उससे कॉल पे बात कर रहा होता है, मगर उससे पहले ही वो रोना धोना स्टार्ट कर देती है और बहुत माफिया मांगती है अपने किए पर। तो ये माफ कर देता है, मगर अब दोस्ती खत्म कर देता है कि तुमने मेरी अच्छाई का फायदा उठाया, धोखा बर्दाश्त नहीं होता इसे, इसीलिए इससे भगा देता है। मगर वो आखिरी बार इससे मिलने बुला रही होती है और काफी पीछे पड़ जाती है, इसीलिए वो मान जाता है और शेई को लेकर पहुंच जाता है उससे मिलने के लिए। मगर यहाँ वो अपनी एजेंट के साथ पूरे प्लान के साथ बैठी होती है शी को फंसाने के लिए। शी तो इसके लेने देने में होती भी नहीं है, अपना बैठी होती है, मगर फिर भी ये वॉशरूम जाने के बहाने से अपनी एजेंट को हुजवे का दिया हुआ नेकलेस दे देती है और अपना बैग शी को पकड़ा देती है। थोड़ी ही देर बाद उसकी एजेंट नेकलेस लेकर वहां से बाहर निकल जाती है। थोड़ा दूर जाने के बाद जो उसने नकली गेटअप किया हुआ होता है वो सब उतार के डस्टबिन में फेंक देती है। फैंग का प्लान ही यही होता है शी पर चोरी का इल्जाम लगाना, इसीलिए वो अपना नाटक शुरू कर देती है कि मेरा नेकलेस कहाँ है, पर्स में तो नहीं है, और सीधा सीधा शी पर इल्जाम लगाने लगती है कि मेरा नेकलेस तुमने चुराया क्योंकि तुम्हारे पास ही मेरा पर्स था। वो जो भी तो फैंग की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता और कहता है कि फजूल बातें मत करो, शी ऐसी नहीं है। मगर फैंग पूरे रेस्टोरेंट में हंगामा कर देती है और पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लेती है। शी कहती है कि अगर तुम्हारा ये इल्जाम झूठा हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। भी तो पुलिस को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था कि कोई जरूरत नहीं है, शी ने जब कुछ किया ही नहीं है तो पुलिस क्यों इन्वेस्टिगेट करे। पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है और इन सब का बयान ले लेती है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शी के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में भी कॉल करके उसकी शिकायत कर देती है, जिसकी वजह से वो लोग इसे बुलाने लगते हैं। ये सुनकर तो हुजवी का फोन कॉल आता है कि तुमने किससे पूछकर शिकायत की, क्योंकि ये शी के साथ खड़ा होता है कि शी ऐसा कर ही नहीं सकती और फैंग को गुस्से से ट्रीट करने लगता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब उसे फंसाने के लिए कर रही हो, मगर वो नहीं मानती और उल्टा शी की बुराई करने लगती है कि तुम अपनी मामूली से बॉडीगार्ड के लिए मुझ पर शक कर रहे हो। तो साफ उसके मुंह पर सुना देता है कि वो मामूली नहीं है, तो उसने तुम्हारी कभी बुराई नहीं की। आज इसे इसकी असलियत अपनी आंखों से सही तरीके से नजर आ जाती है तो छोड़कर चला जाता है। मगर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि शी के ऊपर चोरी का केस चल रहा होता है, तो जब तक वो खत्म नहीं हो जाता या जब तक वो इनोसेंट साबित नहीं हो जाती तो उसे हुजवी की बॉडीगार्ड से हटा दिया जाता है। ये सुनकर तो हुजवी की और हालत खराब हो जाती है कि मैं तुम्हारे अलावा कोई और बॉडीगार्ड नहीं चाहता। मगर शी कहती है कि हमारी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में है। कहता है कि वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी जो इनके साथ टॉयलेट में गई थी जब ये लोग भी गए थे, तो ये फौरन गाड़ी घुमा के वापस रेस्टोरेंट आते हैं और उस बंदी की सर्चिंग स्टार्ट कर देती है कि अगर वो फेक होगी तो कोई ना कोई क्लू तो मिलेगा। और क्लू मिल भी जाता है, इसे वो डस्टबिन दिख जाती है जिसमें फैंग की एजेंट ने अपना नकली सामान फेंका था। शी तुरंत पुलिस को कॉल करके बुला लेती है कि उस प्रेग्नेंट लेडी का गेटअप बिल्कुल ऐसी था जो कि अब डस्टबिन में पड़ा है, कि क्या पता कि वो लॉकेट उस प्रेग्नेंट लेडी ने ही चुराया हो। मगर फैंग ने शी के लिए ट्रैप बहुत ही देखकर बिछाया होता है जहाँ पर कैमरास नहीं लगे होते, इसीलिए कुछ भी क्लियर अभी नहीं हुआ होता और केस की इन्वेस्टिगेशन अभी चली रही होती है। उधर शी के कंपनी वाले उसे अभी और इसी वक्त हुई के बॉडीगार्ड से हटा देते हैं और इसकी जगह दूसरा बॉडीगार्ड भेजने लगते हैं। ये अभी और इसी वक्त उसके घर से अपना सामान उठाकर जाने लगती है। पहले जब ये इसे भगा रहा था तो ये जाती नहीं थी और अब जब इसे इसकी आदत हो गई है तो ये जा रही है और ये बात ये शी को कह भी देता है। अब वो नया बॉडीगार्ड आ जाता है और कियान शी को ले जाने के लिए आ जाती है। शी को जाता देखकर हुजवे का मुंह बना हुआ होता है। अब हुजवे की केयर टेकर उसे उठते बैठते ताने दे रही होती है कि तुम्हारी बेकार दोस्त की वजह से शी को सजा भुगतनी पड़ रही है और बनाओ ऐसे दोस्त। इतने में वो नया बॉडीगार्ड बताता है कि जब तक शी का नाम क्लियर नहीं हो जाता उसे कोई जॉब नहीं मिलेगी और ऊपर से सैलरी के लिए या पैसे कमाने के लिए उसकी एकेडमी में जितने भी ट्रेनर हैं उनसे पिटना पड़ेगा, यानी कि सारे स्टूडेंट उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ये सुनकर हुजवे को आग लग जाती है कि ये कैसी कंपनी है। मैं खुद जाकर उसके बॉस से बात करूंगा। कुछ खा पी नहीं रहा होता, उसकी याद में उदास बैठा होता है। शी बगैर कोई सवाल किए तैयार हो जाती है उन सारे स्टूडेंट्स की डमी बनने के लिए कि वो इस पर प्रैक्टिस करे। इतने में वहां पर हुजवी आ जाता है उनके बॉस से बात करने कि मुझे शी पर पूरा भरोसा है, इसीलिए उसे वापस काम पर भेज दो। मगर बॉस साफ इनकार कर देता है कि जब तक नाम क्लियर नहीं हो जाता हम अलाउ नहीं कर सकते। इन्हीं सोचों में होता है कि एकदम से इसे शी नजर आती है, वो भी मार खाती हुई कि वो उन सारे स्टूडेंट से पिट रही है। वो उसे उठा उठा कर फेंक रहे होते हैं, सारी ट्रेनिंग उसके ऊपर कर रहे होते हैं। ये देखकर इसका खून खौलने लगता है। मगर जैसे वो जिंग को देखता है कि वो भी आकर उस पर प्रैक्टिस कर रहा है तब इसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और चढ़ जाता है जिंग पर। उसे बहुत पीटता है, उसे बहुत मारता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की। कियान आकर इसे दूर हटाती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। शी भी कहती है कि ये क्लास हो रही है, प्रैक्टिस है, मगर ये उन सब पर ठीक कर चला जाता है कि कोई भी शी को हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी उस पर प्रैक्टिस नहीं करेगा, वरना मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
कियान शी से कहने लगती है कि ये तुम्हारी परवाह कर रहा है। अब जिंग के साथ बैठकर ये ड्रिंक पे ड्रिंक पीता रहता है और जिंग से अपने दिल की सारी बातें करने लगता है कि शी को ऐसा देखकर इसके दिल पर क्या बीत रही है, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अब जिंग जब हुजुई को शी के लिए परेशान देखता है तो समझ जाता है कि इसे शी से मोहब्बत हो गई है। जिंग इससे कह देता है कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है, वरना शी की जगह कोई और होता तो क्या तुम्हें इतनी तकलीफ होती। अब यहाँ तक कि वो शी की एकेडमी में एडमिशन तक लेने आ जाता ताकि उसके साथ रहूं, उसे प्रोटेक्ट करूं, मगर कोई जगह खाली नहीं होती, इसीलिए इसे भगा दिया जाता है। तो जिंग के पीछे पड़ जाता है कि तुम ये एकेडमी छोड़ दो तो मेरी जगह बन जाएगी, मगर वो तो खुद कियान के चक्रों में आया होता, इसीलिए मना कर रहा होता है। हुजुई कियान से कह देता है कि मुझे क्लास ज्वाइन करनी है। वो वजह पूछती है तो उसे सच नहीं बताता कि वो शी की वजह से आना चाहता। वो कहती है कि ठीक है, मगर उससे पहले तुम लोगों का टेस्ट होगा। और जो फिर वो इन दोनों की बैंड बजाती है, इन दोनों को इतना भगाती है कि इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। हर तरह की मुश्किल से मुश्किल एक्सरसाइज करवा रही होती है। जिंग कहता है कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं तो पहले से ही क्लास में हूँ, मुझे क्यों सजा मिल रही है, मगर वो नहीं मानती। अब सारी मुश्किलों को पार करके फाइनली हुजुई क्लास ज्वाइन कर ही लेता है। अब फिर से सारे स्टूडेंट्स शी के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसे जोर जोर से उठा उठा कर फेंक रहे होते हैं। जिंग की बारी जब आने लगती है तो पीछे जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर ये गया तो हुजुई इसे नहीं छोड़ेगा। अब बारी जब हुजुई की आती है तो ये तो कभी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, इसीलिए वही स्टंट स्लोमो भी करने लगता है और आराम से उठाकर उसे जमीन पर लिटा देता है और खुद भी उसके ऊपर लेट जाता है। कियान जब चिल्लाती है कि ये क्या कर रहे हो तुम, सही से स्टंट करो, तो नहीं करता और 50 नाटक करता है और जानबूझकर गिरकर चोट लगने का नाटक करता है ताकि क्लास ही ऑफ हो जाए कि देखो मुझे चोट लग गई है, आगे की क्लास नहीं हो सकती। शी समझ जाती है कि ये सारा नाटक मेरी वजह से कर रहा है। अब इस ट्रेनिंग की वजह से शी को काफी चोट आई होती है, तो कियान आकर उसे बताती है कि हुजुई मेरी मिन्नतें कर रहा था कि तुम्हें इस ट्रेनिंग में ना रखा जाए, या अगर रखना इतना जरूरी है तो तुम्हें जोर से ना मारा जाए, और इसे उसके नाम से छेड़ने लगती है। मगर शी ये कहकर टाल देती है कि वो अच्छे दिल का है और सबके बारे में अच्छा सोचता है। दूसरी तरफ कियान जब गेम खेलने के लिए पार्क आती है तो वहां पर उसकी मुलाकात हुजुई के फादर से हो जाती है और अनएक्सपेक्टेडली इन दोनों की काफी अच्छी बात होने लगती है कि ये दोनों एक साथ गेम खेलने लगते हैं, एक साथ डिनर तक करने लगते हैं। मगर इनकी कन्वर्सेशन के दौरान इन दोनों को ही पता चल जाता है कि ये हुजुई का फादर है और ये शी की दोस्त है, मगर फिर भी इन दोनों की दोस्ती हो जाती है कि एक दूसरे का नंबर भी ले लेते हैं। वहां लानकी को जैसे ही पता चलता है कि शी अब जॉब नहीं कर रही तो फौरन उससे मिलने बुलाने लगता है, तो शी इसे मना कर देती है कि तुम मेरे माँ बाप को मेरी इस प्रॉब्लम के बारे में ना बताना। तो ये लानकी हुजुई को कसूरवार कहने लगता है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। शी समझाने की कोशिश भी करती है कि उसका कोई कसूर नहीं है, मगर इसके दिमाग में कोई बात नहीं आ रही होती। तो लानकी सीधा सीधा हुजुई के ऑफिस पहुंच जाता है उसे धमकी देने के लिए कि आइंदा शी को कोई नुकसान पहुंचाने से पहले याद रखना कि मैं उसके साथ हूँ। ये शौक हो जाता है किसी क्या हो गया। अब हुजुई को और जल्दी होने लगती है कि मुझे शी को जल्दी वापस लाना होगा, तो ये नकली नेकलेस का बंदोबस्त करने लगता है क्योंकि असली तो कहीं मिल नहीं रहा होता। इतने में हुजुई इसे मिलने के लिए बुलाता है और इसको वो नकली नेकलेस दे देता है कि तुम्हारा नेकलेस मुझे मिल गया, अब तुम शी पर से केस वापस ले लो क्योंकि उसने चोरी नहीं की थी। तो फैंग कहने लगती है कि ये वो नेकलेस नहीं है। हुजुई कहता है कि देखो केस वापस ले लो वरना शी का करियर खत्म हो जाएगा। फैंग चिल्लाने लगती है कि यही तो मैं चाहती हूँ, ये सब नाटक मैंने उसे फंसाने के लिए ही तो किया था ताकि वो तुमसे दूर चली जाए। जज्बात में आकर सारा सच बोल देती है। हुजुई शॉक हो जाता है कि क्या कहा तुमने, और अब उसे वार्निंग देता है कि शराफत से केस वापस ले लो, क्योंकि अगर बाद में मुझे कोई सबूत मिला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और सीधा जेल भिजवाऊंगा। ये सुनकर फैंग डर जाती है। अब हुजवी हर दिन परेशान बैठा होता है शी के लिए कि कब ये केस सॉल्व होगा, क्या हर दिन वो मार खाती रहेगी। उसका कहीं खाने पीने में किसी चीज में कोई दिल नहीं लग रहा होता कि अचानक फैंग इसे मैसेज करके कहती है कि मैं केस वापस लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो वो इतना खुश होता है कि पूरे घर में डांस करता हुआ घूम रहा होता है। ये दोनों हैरानी से उसे देख रहे होते हैं कि इसे क्या हो गया। सीधा फैंग के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है केस वापस लेने के लिए, मगर इससे पहले कि ये लोग केस वापस लेते पुलिस वालों के हाथ फैंग की एजेंट लग जाती है और उस नेकलेस के साथ पकड़ी जाती है। केस तो वैसे ही सॉल्व हो जाता है, इसीलिए शी भी भागकर वहां पहुंच जाती है। अपनी एजेंट को पुलिस स्टेशन में आता हुआ देखकर फैंग इतना पैनिक हो जाती है कि सबके सामने अपनी सच्चाई भी खोल देती है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था, मुझे माफ कर दो। शी उसके पैरों में गिरकर माफिया मांगने लगती है। तो पुलिस वाले इसको भी ले जाते हैं और इन दोनों को जेल में डाला जा रहा होता है कि अगर कोई इनके लिए बेल देगा तो ही ये छूट सकती हैं वरना नहीं। अब शी तो बच गई, इसीलिए हुजुई फैंग पर मेहरबान हो जाता है और उन दोनों को जेल से छुड़ा देता है, मगर हमेशा हमेशा के लिए फैंग को हर जगह से ब्लॉक मार देता है। हुजुई की इस हरकत से ये दोनों ही सुधर जाती हैं कि उसने हमारी जिंदगी खराब होने से बचा ली।
इसीलिए अब यहीं से फैंग अपना ये एक्टिंग का करियर छोड़ के वापस अपने माँ बाप के शहर जा रही होती है। वहाँ कियान की अच्छी खासी बात हुजवी के फादर से होने लगती है। ये दोनों एक दूसरे से मैसेजों पर बातें कर रहे होते हैं। शी उसकी हरकतों को देखकर समझ रही होती है कि शायद इसकी लाइफ में कोई आ गया है। वहाँ इसका फादर खुद कियान के साथ घूम रहा होता है। वो इसे अपनी गेम का कोच बना लेता है कि तुम ज्यादा अच्छा खेलती हो तो तुम मुझे खेलना सिखाओ। मगर ये देर से पहुंचता है, इसीलिए सजा के तौर पर इससे भी 10 राउंड लगाने को कहती है कि जाओ 10 बार भागो। इसको भी इसमें सीधा करके रखा हुआ होता है कि हुजवी का फादर उल्टा इससे डर रहा होता है। और जैसा कि हुजवी शी के सामने बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें कर रहा होता है, वैसे ही उसका फादर इसके सामने कर रहा होता है। अब कियान दोबारा जब मोबाइल पर हंस हंस कर बातें कर रही होती है तो शी अब पकड़ लेती है कि दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि कौन है। तो इसे नहीं बताती क्योंकि वो हुजवी का फादर है। बस इसे इतना बता देती है कि मुझे वो पसंद आ गया है। अब शी को वापस हुजवी की बॉडीगार्ड बना दिया जाता है, इसीलिए वो वापस आ रही होती है और इसका ये बॉडीगार्ड जा रहा होता है। इतने में शी पहुंच जाती है हुजवी के घर और वहीं से इसका ये नया बॉडीगार्ड अब चला जाता है। शी को वापस आता देखकर तो हुजवी की खुशी का कोई जवाब नहीं होता। वो उसे गोद में उठाकर घुमाने लगता है क्योंकि इसमें तो बहुत पापड़ बेले होते हैं उसे वापस लाने के लिए। हुजवी की केयर टेकर किसी काम से गई हुई होती है तो आज पूरा दिन ये दोनों अकेले घर में होते हैं। तो वो शी के वापस आने की खुशी में उसके लिए डिनर बना रहा होता है। वो उसे अपने लिए खाना बनाता देखकर खुश हो जाती है तो वो खुद भी उसकी हेल्प करने के लिए आ जाती है। तो वो उसे एप्रन पहनाने लगता है और उसे कहता है कि हम लोग बिल्कुल एक कपल की तरह लग रहे हैं। काफी रोमांटिक सीन नहीं लग रहा तुम्हें? शी ऑकवर्ड हो जाती है और उसे हटा देती है कि मैं खुद कर लूंगी। उधर हुजवी का फादर अकेला रहता है और अकेला ही डिनर कर रहा होता है कि इतने में कियान उसे अपने साथ घुमाने फिराने के लिए बाहर ले जाती है। उसे मेले में ले आती है, झूलों पर बिठाकर घुमा रही होती है कि वो खुश हो जाता है और उसके पैसों से नहीं बल्कि अपना पैसा लगा रही होती है उस पर। कि ये देखकर वो खुश हो जाता है कि पहली बार मैं किसी के साथ इतना खुश हूँ, काम से हटकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। कि इन दोनों की सेटिंग बनने लगती है, वो उसे किस करने लगता है मगर सीट बेल्ट की वजह से वो कर नहीं पाता। फादर तो अपने बेटे से भी ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड है। खैर हुजवी के फादर को भी इससे मोहब्बत हो जाती है और कियान को भी इससे मोहब्बत हो जाती है। वहाँ हुजवी और शी साथ डिनर कर रहे होते हैं और साथ ड्रिंक भी पी रहे होते हैं कि शी 2 मिनट में ड्रंक हो जाती है क्योंकि उसने पहले ही वार्निंग दे दी होती है कि अगर मैंने ड्रिंक पी ली तो तुम मुझे नहीं संभाल पाओगे। अब क्या करती है कि वो उससे अपनी तारीफें करवा रही होती है कि तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ। तो वो शुरू हो जाता है, वो खूब उसकी तारीफें कर रहा होता है मगर फिर कहता है कि तुम बताओ कि तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ। तो वो उसकी तारीफें करती है कि तुम बहुत अच्छे हो, सबकी केयर ही करते हो, तुमने मेरा भी साथ दिया था, मेरे ऊपर से चोरी का इल्जाम हटाया था। ऐसे ही उसकी तारीफों में सारा वक्त बीत जाता है और सुबह हो जाती है। हुजवी की केयर टेकर जब घर आती है तो उसे शी और हुजवी एक साथ सोते हुए नजर आते हैं। वो तो देखते ही शॉक हो जाती है। शी की जब आंख खुलती है और वो जब अपने आप को हुजवी के पास पाती है तो फौरन उठकर भागने की करती है। ना इधर देखती है ना उधर, सीधा सीधा उठकर भाग जाती है और हुजवी भी उठ जाता है। हुजवी की केयर टेकर तो बहुत खुश हो रही होती है। शी तो सीधा ऑकवर्ड होकर कमरे में चली जाती है मगर हुजवी की केयर टेकर कुछ और समझ रही होती है, इसीलिए हुजवी समझाता है कि ऐसा हम दोनों के बीच कुछ ना हुआ। तो केयर टेकर कहने लगती है कि अगर नहीं हुआ तो करो ना, क्योंकि वो तो चाहती ही यही थी कि इसकी सेटिंग शी के साथ हो जाए, इसीलिए कहती है कि शी का दिल जीतो। अब दूसरी तरफ आज कियान के पूरे घर वाले आ रहे होते हैं तो इस बारे में हुजवी के फादर को पता चल जाता है। तो वो बड़ी गाड़ी भिजवा देता है कि तुम इसमें उन्हें पिक करना, और सिर्फ गाड़ी ही नहीं बल्कि उनके खाने पीने का इंतजाम भी करता है। इसके माँ बाप खुश हो जाते हैं कि कौन है वो तुम्हारा दोस्त जो हम पर इतना मेहरबान हो रहा है, मगर ये बताती नहीं है, सिर्फ दोस्त दोस्त कहती रहती है। हाँ, जिंग शी के वापस आने पर इतना खुश हो रहा होता है कि उससे गले लगने के लिए आ रहा होता है कि हुजवी उसे वहीं रोक देता है कि हाँ बस बस ज्यादा फ्री ना हो। के साथ जब उसे सेल्फी भेजती है तो हुजवी के फादर को दिख जाता है कि वो किसी छोटे से घर में रह रही है, तो उनके लिए अपना घर तक अरेंज करवा देता है। कियान इस पर भी मना करती है मगर ये मना लेता है। उसकी फैमिली के तो इतना बड़ा घर देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि अब लग रहा है कि ये लोग ट्रिप पर आए हैं। कि इतने में वहां उसका पीछा करते करते जिंग भी पहुंच जाता है। उसके लिए बलून्स वगैरह लेकर आया होता है कि तुम्हारी फैमिली आई हुई है ना, और मैं उनकी खातिरदारी करता हूँ। जिंग समझ जाती है कि ये अभी भी मेरे चक्करों में है, इसीलिए अब साफ साफ सीरियस होकर उसे कह देती है कि कभी कभी कुछ चीजों को जाने देना चाहिए, उनके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं होता। जिंग पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तो कह देती है कि हाँ, पहले मैं ये नहीं कहना चाहती थी कि तुम्हारा दिल ना टूट जाए, मगर अब मैं कह देती हूँ कि हाँ है। ये सुनते ही बेचारे जिंग का दिल टूट जाता है। जब शी के दोस्त की शादी होती है तो वो उसे अपनी शादी पर इनवाइट कर रही होती है। उसने पैंग को भी बुलाया होता है, इसके एक्स बॉयफ्रेंड को, इसीलिए शी और नहीं जा रही होती। मगर इसकी ये कन्वर्सेशन हुजवी सुन लेता है और उसे कहता है कि क्यों नहीं जाओगी तुम, बिल्कुल जाओगी और मेरे साथ जाओगी। तुम्हें उसे जलाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि तुम अपनी लाइफ में कितना खुश हो। वो मना करे जा रही होती है कि नहीं मुझे नहीं जाना, मगर वो पीछे पड़ जाता है और जबरदस्ती उसे
तैयार कराने के लिए ले आता है कि इसका अच्छा सा मेकओवर कर दे। और उसका सारा ड्रेस वगैरह सब पहले से ही सिलेक्ट करके रखता है। और फिर जब वो तैयार होकर आती है तो वो बहुत प्यारी लग रही होती है कि वो उसे देखता रह जाता है। वो अनकंफर्टेबल हो रही होती है क्योंकि वो इस तरह के कपड़े पहनती नहीं है। तो वो लड़की इसे बता देती है कि तुम्हारी सारी स्टाइलिंग इसी ने डिसाइड की है। मगर हुजवी तो उसे ही देखे जा रहा होता है, उसकी नजरें नहीं हट रही होती उस पर से। दूसरी ही तरफ पैंग की गर्लफ्रेंड जानबूझकर उसे शादी में ले आती है क्योंकि वो शी को जलाना चाहती है। मगर पैंग डर रहा होता है क्योंकि वो शी का सामना नहीं करना चाहता। अब शादी में सबको शी और पैंग के रिलेशन का पता था। अब जब वो पैंग को किसी और लड़की के साथ देखते हैं और वो उसे इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरी वाइफ है, तो सब लोगों के होश उड़ जाते हैं और पैंग से इनका मुंह बन जाता है। और जैसे ही शी शादी में आती है तो सारे शी के पास चले जाते हैं। पैंग की वाइफ को इग्नोर करके इन दोनों ने अभी ही कुछ टाइम पहले शादी की होती है। अब शी और ये सारे एक साथ एक टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। अब बैठते ही हैं कि इतने में लानकी आ जाता है। लानकी को देखते ही हुजवी की शक्ल देखने वाली होती है। वो फुल जेलिस हो रहा होता है। शी जहाँ जा रही होती है उसके पीछे पीछे जाने की कर रहा होता है, इसीलिए हुजवी उसे पकड़ लेता है कि कहाँ जा रहे हो तुम, आओ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। जानबूझकर उसे अपने साथ बातों में लगा रहा होता है ताकि शी के इर्द गिर्द ना मंडला सके। लानकी भी इससे परेशान हो जाता है कि ये मेरी जान क्यों नहीं छोड़ा। वो उससे जान छुड़ाने के लिए वॉशरूम जाता है तो खुद भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। शी जब देखती है कि हुजवी कहीं जा रहा है तो सब छोड़ छाड़ कर उसके पीछे आने लगती है। अब लानकी और हुजवी जब वॉशरूम में होते हैं तो पैंग भी वहां आ जाता है। पैंग और लानकी फौरन वहां से भाग जाते हैं। मगर जब हुजवी बाहर आता है तो शी पहले से ही बाहर उसका वेट कर रही होती है। तो उससे कहता है कि तुमने देखा नहीं कि अंदर वॉशरूम में कितना ऑकवर्ड माहौल था, तुम्हारे दोनों एक्स खड़े थे। अब खैर शी की दोस्त की शादी शुरू हो जाती है और शादी खत्म होते ही हुजवी फिर से कोई अनाउंसमेंट करने लगता है कि मुझे कोई स्पीच देनी है। शी को लगता है कि लो ये फिर से कहीं शादी खराब न कर दे, मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि उसके इरादे तो शी को प्रपोज करने के होते हैं। क्योंकि वो अपने दिल की फीलिंग्स को अच्छे से समझ जाता है कि ये शी से बहुत प्यार करता है, इसीलिए सबके सामने वहां खड़े होकर शी को प्रपोज कर देता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। सारे के सारे शी को हाँ कहने को कह रहे होते हैं। अब हुजवी शी से पूछने लगता है कि तुमने मेरे प्रपोजल का जवाब नहीं दिया। तो वो टाल मटोल करने लगती है और उसे कोई जवाब नहीं देती। दूसरी ही तरफ हुजवी की कंपनी का पार्टनरशिप कोई आता है जिसकी बेटी का नाम होता है चैन, और वो बहुत ही बदतमीज होती है। हुजवी का फादर चैन को अच्छे से ट्रीट करने को कहता है, इसीलिए हुजवी को चैन की सारी बातें माननी पड़ रही होती हैं और वो उसे अपने साथ होटल में रुकवा रही होती है कि मैं यहाँ अकेले कैसे रुकूंगी। मगर इस चैन को भी ये शी खटक रही होती है। जब हुजवी शी का रूम अपने कमरे के बराबर में बुक करा रहा होता है तो ये क्या करती है कि उसी रूम में अपने बॉडीगार्ड को भी डाल देती है। और जब ये बात हुजवी को पता चलती है तो वो गुस्सा करता है कि तुम शी के साथ एक रूम में नहीं रुकोगे। तो हंगामा मचाने के लिए चैन आ जाती है कि जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी बॉडीगार्ड इम्पोर्टेंट है वैसे ही मेरे लिए मेरा बॉडीगार्ड इम्पोर्टेंट है, और वो मेरे रूम के बराबर में रुकेगा क्योंकि इन दोनों के ही रूम के बराबर में एक ही रूम होता है। और जानबूझकर शी को अपने बॉडीगार्ड के साथ रुकने पर मजबूर कर रही होती है कि ये दोनों एक रूम में रह लेंगे। मगर हुजवी तो बिल्कुल नहीं मानता कि ये किसी के साथ नहीं रुकेगी और इसका हाथ पकड़कर ले जाता है। तो चैन की बहुत जल्दी है कि ये शी को इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा है, इसीलिए वो अपने फादर और हुजवी के फादर के सामने हंगामा खड़ा कर लेती है। इसीलिए बात को सेटल करने के लिए हुजवी का फादर शी को उससे सॉरी कहने को कहता है ताकि इनकी कंपनी में कोई मुसीबत ना आए। और शी बेचारी इतनी अच्छी होती है कि वो बिना किसी कसूर के उससे माफी मांगने तक चली आती है कि देखो अगर मेरी किसी हरकत से तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मगर वो लड़की बहुत ही बदतमीज होती है। वो शी को ड्रिंक पीने को कहती है मगर हुजवी उसके हिस्से की ड्रिंक खुद पी जाता है कि वो अभी ड्यूटी पर है और ड्रिंक नहीं पी सकती। तो शी के सामने दोबारा ड्रिंक रख देती है कि इसे तो ये ड्रिंक पीनी पड़ेगी। शी साफ मना कर देती है कि मैं काम के वक्त ड्रिंक नहीं पीती। तो उठाकर शी के मुंह पर वो पानी फेंक देती है। शी का खून खौलने लगता है मगर वो सिर्फ हुजवी की वजह से चुप हो जाती है, वरना इसे छोड़ती नहीं। हुजवी शी को लेकर वहां से निकल जाता है और उसे समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा होता है। अब दूसरी ही तरफ हुजवी का फादर पुलिस से इन्वेस्टिगेट करवा रहा होता है अपनी कंपनी के पैसे चोरी होने पर और हुजवी पर अटैक होने पर। फाइनली पुलिस वाले पता लगाकर आ जाते हैं कि जिसने तुम्हारा पैसा चुराया है और हुजवी पर अटैक किया है वो यंग है। ये सुनते ही हुजवी के फादर के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है क्योंकि वो तो यंग पर अंधा भरोसा करता था और अपने सारे सीक्रेट्स उससे शेयर करता था। ये जानने के बाद वो फौरन यंग से बात करने के लिए आता है मगर यंग तब तक वो कंपनी छोड़कर भाग चुका होता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मेरी पोल खुलने वाली है। मगर हुजवी का फादर पुलिस के जरिए उसका पता लगा ही लेता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब वो बताता है कि आप एक नंबर के झूठे इंसान हैं और लोगों को यूज करते हैं क्योंकि हुजवी के फादर ने इससे भी वादा किया होता है कि मैं अपनी कंपनी तुम्हारे नाम कर दूंगा
और इससे कहीं काम निकलवाए होते हैं। इसीलिए ये बदला ले रहा होता है कि अब अपनी कंपनी अपने बेटे के नाम कर रहा है, जबकि इसने तो कहा था कि मेरे नाम करेगा। मगर खैर इन दी एंड यंग को जेल हो जाती है और हुजवी के फादर को तब अकल आती है कि उसने लोगों के साथ कितना बुरा किया। इसीलिए अब वो अपना और कियान का रिलेशन उससे नहीं छुपाता। हुजवी थोड़ा बहुत ड्रामा करता है मगर आगे जाकर मान ही जाता है। अब दूसरी ही तरफ हुजवी शी को बटाने की पूरी कोशिश करता है। अपनी विंडो पर उसके लिए आई लव यू लिखने लगता है और अपने प्यार का इजहार कहीं बार करता रहता है, मगर वो तब भी इसे कोई जवाब नहीं देती। अब कई कोशिशों के बाद वो फिर से उसके पास आ जाता है और इसे अपनी जिंदगी में शामिल होने का कहता है कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो, मैं ये चाहता हूँ। और उसे हक करने लगता है, तो वो भी उसे करने लगती है हक। हुजवी फिर से किसी काम के लिए बाहर आ जाता है तो शी उसे फिर से फॉलो करती है, मगर जैसे ही वो टैक्सी में बैठता है तो उसे पता चलता है कि ड्राइवर तो लियो होता है। जेल से छूट गया होता है और दोबारा आ जाता है इसे परेशान करने के लिए। तो गाड़ी के अंदर ही इन दोनों के लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी जाकर नीचे गिरती है। श्रेय हुजवी को ट्रैक कर रही होती है, इसलिए उसके पीछे पीछे आ रही होती है। मगर लियो क्या करता है कि किसी नदी के किनारे आकर हुजवी की पिक्चर खींच कर उसके फादर को भेज देता है पैसे मांगने के लिए। मगर इतने में ही गाड़ी खुद ब खुद पानी के अंदर जाने लगती है। इतने में शी भी वहां पहुंच जाती है और गाड़ी को पानी में डूबता हुआ देख लेते हैं। तो बिना कुछ सोचे समझे वो पानी के अंदर कूद जाती है हुजवे की जान बचाने के लिए। हुजवे को भी होश आ जाता है और वो गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिशों में होता है कि इतने में शी आकर उसे गाड़ी से बाहर निकाल ही लेती है। उसकी तो जान बचा लेती है मगर खुद की तबीयत खराब हो जाती है और पानी में डूबने लगती है। जब हुजवी को पता चलता है तो वो फौरन उसे बचाने के लिए वापस पानी के अंदर जाता है। और इतने में ही फिर दिखाते हैं कि काफी महीनों बाद कि शी बच जाती है और अब अपनी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की हेड बन जाती है और दूसरे लोगों को ट्रेनिंग दे रही होती है। मगर ट्रेनिंग के दौरान एक लड़की गायब हो जाती है। इसीलिए शी परेशान हो जाती है कि वो कहाँ चली गई और उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे आती है। मगर वहां कोई भी मौजूद नहीं होता। मगर एकदम से लाइट ऑन होती है और सारे के सारे उसे बर्थडे विश करने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि ये सब हुजवी के प्लान का हिस्सा होता है ताकि शी को यहाँ तक ला सकूं और बर्थडे सरप्राइज दे सकूं। और इसी बर्थडे में वो एक बार फिर उसे प्रपोज करता है और अब डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल देता है। तो अब शी पीछे नहीं हटती और उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और ऐसे ही इनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।